हक की बात में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं इरशादुल हक। और दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पे बातचीत करेंगे, ये एक तस्वीर आप देखिए स्क्रीन पर। असदुद्दीन ओवैसी और प्रशांत किशोर, क्या ये दोनों नेता मिलकर के बिहार की सियासत में एक बड़ा तूफान लाना चाह रहे हैं? क्या ये दोनों नेता मिलकर के अगर बिहार की राजनीति में, बिहार के चुनाव में एक साथ कूद जाते हैं तो उसका क्या असर होगा? क्या ये दोनों नेताओं की कोई ऐसी बैठकें हो रही हैं, इस पे बातचीत हो रही है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने साझा उम्मीदवार उतारना शुरू कर दिया तो क्या होगा? तो क्या इस सिलसिले में दोनों दलों के बीच कोई गुप्त बैठक हुई है? क्या गुप्त डील हो रही है? और वो डील किस नतीजे पे पहुंची है? आज हक की बात इरशादुल हक के साथ में हम इन तमाम सवालों को छेड़ने की कोशिश करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगर यह डील पक्की हो जाती है तो फिर बिहार की चुनावी सियासत पे इसका क्या असर पड़ेगा। इस पूरे मामले को समझने के लिए एक वीडियो देखिए। जनसुराज पार्टी के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, उनकी बात से भी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि असदुद्दीन ओवैसी के प्रति उनके दिल में कितना आगाध प्रेम है और असदुद्दीन ओवैसी की ताकत को किस हद तक प्रशांत किशोर स्वीकार करते हैं। कई लोग कहते हैं कि आप में और ओवैसी साहब में क्या फर्क है? फर्क ये है कि ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को अपने हक हकूक के लिए खड़ा होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमानों को अपने हक और हकूक के लिए खड़ा होना चाहिए, लेकिन उन 50% हिंदुओं के साथ खड़ा होना चाहिए जो विचारधारा के आधार पर गांधी के मानने वाले हैं और भाजपा के खिलाफ आप जितनी शिद्दत से लड़ रहे हैं वो भी उतनी ही शिद्दत से लड़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम दोनों दलों की सियासी ताकत का आकलन कर लेते हैं। आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 5 सीटों पर जीती थी और कम से कम 6 से 7 सीटों पर उसने इंडिया गठबंधन को पानी पिला दिया था। और इसकी वजह से इंडिया गठबंधन सीमांचल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया था और नहीं कर पाया था और इस वजह से इंडिया गठबंधन सत्ता में आने से चूक गया था। तो 2020 में तो असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी ताकत का एहसास बिहार में करा दिया, लेकिन उस वक्त जनसुराज पार्टी का वजूद नहीं था। लेकिन हम बात अगर 2024 में होने वाले उस चुनाव का करें, जो बिहार की 4 सीटों पे जो उपचुनाव हुए थे, यह एक लिटमस टेस्ट था जनसुराज का और ये एक लिटमस टेस्ट था ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। इन दोनों दलों ने उस उपचुनाव में हिस्सा लिया था। जनसुराज ने 4 सीटों पे अपने प्रत्याशी खड़े किए थे और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 2 सीटों पे अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। जनसुराज ने जिन 4 सीटों पे जो अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, उसमें से एवरेज उसको 5 से 7 हजार वोट आया था। अगर बात हम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के करें तो उनके प्रत्याशी को 7,500 के करीब वोट मिले थे इमामगंज में, जो कि एक रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है। उनके प्रत्याशी को 7,500 वोट मिला था। लेकिन अगर दोनों और भी जगहों की अगर आप बात करें, जैसे रामगढ़ और तरारी में 6,500 और 5,500 वोट मिले थे जनसुराज को, जबकि 7,000 वोट जो है इमामगंज में इसे मिले थे। तो कई जगह पर जो प्रदर्शन था AIMIM का, वो लगभग जनसुराज के जैसा था जो बाकी अन्य सीटों पे उसके प्रत्याशियों का जो प्रदर्शन था। तो इस तरह से ये पता चलता है कि जनसुराज पार्टी के नेता को उसी वक्त से पता चल गया कि एक समीकरण अगर विकसित की जाए कि जनसुराज और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एक साथ लड़े चुनाव, तो इसका राजनीतिक रूप से बड़ा असर पड़ सकता है। और तभी से हमारे जो सूत्र बताते हैं, तभी से प्रशांत किशोर लगातार कई चैनलों के माध्यम से, कई बार अनौपचारिक तौर पर बिहार के MIM के कद्दावर नेताओं से बातचीत कर। आगे हम ये भी बताएंगे कि अगर ये दोनों दल एक साथ आ गए तो बिहार की चुनावी राजनीति पर कितना भयंकर असर पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम ये बताएं कि जनसुराज की ये कोशिश है
पहले से कोशिश चल रही है कि अख्तरुल ईमान जो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कई बार विधानसभा में वो सदस्य रह चुके हैं, उनसे अनौपचारिक रूप से किसी बीच के आदमी के माध्यम से भी बातचीत हुई है, जिसमें प्रशांत किशोर ने यह ऑफर दिया था कि AIMIM के जो प्रत्याशी हैं, ये पहला जो ऑफर था उसमें यह था कि AIMIM यानी कि अख्तरुल ईमान अगर चाहें तो अपने 6, 7, 8, 10 प्रत्याशियों के नाम दे और वो जनसुराज पार्टी से खड़े हो गए। लेकिन सिरे से इस डिमांड को अख्तरुल ईमान ने खारिज कर दिया। खारिज इसलिए कर दिया कि जनसुराज की तरह वो एक समानांतर पार्टी है और बिहार में जनसुराज से पहले से एक बड़ी ताकत के रूप में उसने खुद को साबित कर दिया है, जिसका उदाहरण 2020 के विधानसभा के चुनाव में देखने को मिले थे, जिसमें 5 प्रत्याशी AIMIM के जीते थे। लेकिन बाद में RJD ने इनके विधायकों को तोड़ लिया था। फिलहाल सिर्फ एक विधायक अख्तरुल ईमान उस पार्टी के हैं। जब सूत्र ये बताते हैं कि जब जनसुराज के इस ऑफर को अख्तरुल ईमान के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, तो एक दूसरा ऑफर तैयार किया जनसुराज ने और उसके तहत उसने ये कहा कि आप अपने प्रत्याशी खड़े करें और आपके प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार के तमाम साधन हम मुहैया करेंगे, पूरी ताकत झोंकेंगे और बदले में असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता जनसुराज के दूसरे प्रत्याशियों के लिए मैदान में आकर के वोट मांगेंगे। बात यहां तक पहुंची है और ये बात किस नतीजे पे पहुंची है, इसके बारे में अभी कोई आखिरी नतीजा सामने नहीं आया है। लेकिन कल्पना करिए कि अगर ऐसा होता है तो फिर बिहार की सियासत कहां बैठेगी। इस बात को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि पिछले 8-10 सालों में जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की सियासत में अपनी पैठ बनाई है और बिहार की सियासत को खासतौर पे सीमांचल में उसने जिस बड़े पैमाने पे पांव पसारे हैं, उसका नतीजा सामने भी आया है और उसका नकारात्मक असर इंडिया गठबंधन पे पड़ा है सीमांचल के इलाकों में। और न सिर्फ सीमांचल के इलाकों में, अगर आप पिछले वर्ष होने वाले विधानसभा के उपचुनाव को देखें जिसका जिक्र हमने किया था, तो असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशियों अगर खड़े हो जाते हैं तो बिना मांगे 3-4 हजार वोट उन्हें मिल जाता है और बिहार विधानसभा में 3-4 हजार वोट एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। और इसी ताकत का एहसास जनसुराज को है। जनसुराज की कोशिश है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी आते हैं साथ साथ, तो जनसुराज और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की अगर ताकत एक साथ मिल जाती है तो एक गुणात्मक परिवर्तन आएगा वोट आधार में, एक बड़े पैमाने पर वोटों की शिफ्टिंग होगी और जिससे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की जो पकड़ है बिहार के 17% मुसलमानों के साथ साथ अनुसूचित जातियों में भी एक बड़ी पहचान है। तो एक बड़ा चंक अगर एक साथ ज्वाइंट होता है प्रशांत किशोर के साथ, तो वैसी स्थिति में प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मिलकर के एक तीसरी ताकत के रूप में उभर सकते हैं और एक बड़े पैमाने पे माहौल को परिवर्तित करने में इसकी भूमिका होगी। और अगर ऐसा होता है तो इसका जो सबसे व्यापक असर है वो इंडिया गठबंधन पे पड़ सकता है। अभी तक मुसलमानों का वोट इंडिया गठबंधन की तरफ जाता रहा है, लेकिन 2020 के बाद जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है, मुसलमानों के वोटों का एक बड़ा हिस्सा जहां जहां से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी खड़ी हुई है वहां पे वो वोट शिफ्ट हुआ है। लेकिन अगर इस बार जनसुराज और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM एक मंच पर आते हैं तो फिर ये एक ऐसा माहौल क्रिएट होगा कि मुसलमानों का बड़ा वोट जनसुराज की तरफ शिफ्ट कर सकता है। ये बात इसलिए भी प्रशांत किशोर चाहते हैं कि 2024 के उपचुनाव में काफी कोशिश के बावजूद जनसुराज की तरफ मुसलमानों का बहुत ही मामूली वोट ले पाने में सफल रहे थे और इसकी वजह यह थी कि मुसलमानों का कोई बड़ा लीडर उनके साथ नहीं था। इस तरह से इंडिया गठबंधन भी इस बात को बखूबी समझता है कि ओवैसी एक बड़ी ताकत के रूप में है, इमर्ज करते जा रहे हैं बिहार में। और अगर बिहार के 2025 के चुनाव में
कुछ इस तरह का खेल होता है तो इसका खामियाजा इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि इस पूरे मामले में जो एआईएमआईएम के जो अंदर के जो सूत्र हैं उनका ये कहना है, उन्होंने हमसे बातचीत में कहा कि जनसुराज की तरफ से कई तरह के ऑफर्स आए हैं। उस ऑफर पे अभी अभी एआईएमआईएम ने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। साथ ही साथ जो एआईएमआईएम के सूत्र हैं उनका ये कहना है कि हम हमारी जो लड़ाई है सेकुलर फोर्सेज को मजबूत करने की है। हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसा जो सामंती पार्टी है, जो सांप्रदायिक पार्टी है, समाज में भेदभाव को बढ़ाना चाहती है, उस पार्टी को हराना हमारा लक्ष्य है। और हम जब ये समझेंगे कि कौन सा दल, कौन सी पार्टी बीजेपी को हरा सकती है, हम उसी हिसाब से फैसला लेंगे। इसलिए अभी हमने जनसुराज के ताल्लुक से कोई फैसला नहीं लिया है।